आवाज नहीं। चलिए, अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। क्लास स्टार्ट करें। ऑल ऑफ गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब सुनिएगा स्टूडेंट्स अच्छे से। आपका जो ये बैच है फाउंडेशन बैच है आरएस का। अब आरएस के फाउंडेशन बैच में ध्यान रखिएगा, हमें प्री और मेंस दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट को साथ में लेंगे, बिकॉज आपके एग्ज़ाम डेट भी क्लियर आउट हो चुकी है, अक्टूबर दे रखी है। तो मेन टारगेट आपको जो मेन फोकस जो करना है वो प्री पर करना है, प्री के साथ साथ मेंस पर भी करना है। कंप्लीट ना। मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की हिस्ट्री। अब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ बातों को आपको क्लियर आउट करना होगा, कंप्लीट करना होगा। इंडियन हिस्ट्री आपके हुई, चल रही है ना? तो सुनो, हाँ हो गई या चल रही है, सुनो। इंडियन हिस्ट्री के अंदर सर ने आपको 3 पोर्शन बताया है, 3 भाग बताया है। नंबर फर्स्ट प्राचीन भारत का इतिहास, नंबर सेकंड मध्यकालीन भारत का इतिहास, और नंबर थर्ड आधुनिक भारत का इतिहास। अभी भी बोल रहा हूं, इतिहास सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है कि जब जिस पार्ट से जिस टॉपिक की बात हो उस टॉपिक से रिलेटेड छाया चित्र आपके माइंड में नहीं बनेगा, तब तक आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही अटेंड कर पाओगे। उसको एक्सप्लेन और लिखने की कला तुम में कभी भी नहीं आएगी। इसलिए सुन लीजिएगा, ये तीनों इंडिया के पोर्शन मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इन्हीं 3 पोर्शन की तरह राजस्थान का इतिहास भी कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बटा हुआ है। नंबर फर्स्ट सुनिएगा, प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और आधुनिक राजस्थान का इतिहास। बोर्ड पर देखो और अच्छे से समझो। तीनों पोर्शन को बता रहा हूं, वही 5 से 10 मिनट हम सिलेबस की चर्चा करेंगे और सिलेबस के दौरान हम समझेंगे कि कौन से पोर्शन में कौन से टॉपिक है और किस पोर्शन का प्री और मेंस के अंदर कितना वेटेज रहता है। तो सुनिएगा अच्छे से। सब्जेक्ट है हमारा राजस्थान का इतिहास, वही इसके 3 पोर्शन है। नंबर फर्स्ट प्राचीन राजस्थान का इतिहास। अब स्टूडेंट्स, आप में से वो स्टूडेंट हाथ खड़े करो जिसको प्राचीन राजस्थान इतिहास के टॉपिक पता है जो आपके सिलेबस में है। बताओ, प्राचीन राजस्थान के इतिहास से आपके कौन से टॉपिक सिलेबस में है? बताओ। बहुत बढ़िया। एक टॉपिक हो गया आपका प्राचीन सभ्यता स्थल, प्राचीन सभ्यता स्थल, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक शिलालेख, और बोलो प्रशस्तियां। ये शिलालेख प्रशस्तियों का ही रूप है। और बोलो सिक्के, और बोलो। सुनो, अब आपने जो 3 चीजें बताई ना, प्रशस्तियां, शिलालेख और सिक्के, ये कहलाते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। क्या कहलाते हैं? स्रोत। तो ये आपके टॉपिक नहीं है, स्रोत के वापस सब टॉपिक है। तो हम हेडिंग डालेंगे
प्राचीन इतिहास के स्रोत, और इसी स्रोत के अंदर वापस सब टॉपिक नंबर फर्स्ट, कौन सा लेख? शिलालेख व क्या प्रशस्तियां। नंबर सेकंड क्या सिक्के, और नंबर थर्ड लिख रहा हूं मैं साहित्यिक स्रोत। अब आप में से मुझे कोई बताएगा स्टूडेंट्स के साहित्यिक स्रोत में क्या आता है टॉपिक? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। जितने कितने भी ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई, वो ग्रंथ जो है वो आते हैं आपके साहित्यिक स्रोत में से। सुनिएगा, अब साहित्यिक स्रोत के अंदर संस्कृत भाषा के भी ग्रंथ आएंगे, राजस्थानी भाषा के भी ग्रंथ आएंगे, जैनों के भी ग्रंथ आएंगे, और फारसी और इस्लामिक ग्रंथ भी आएंगे। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने महाराणा प्रताप को पूरा पढ़ लिया, ए से लेकर जेड तक पढ़ लिया, और एग्जामिनर ने पूछा कि हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है। अब आप जब ये प्रश्न पढ़ोगे तो ये सवाल जो पूछा गया है महाराणा प्रताप टॉपिक से नहीं पूछा गया है, ये आपके एनिशियंट के साहित्यिक स्रोत में से पूछा गया है। ऐसे ही सवाल पूछेगा, गिरी सुमेल युद्ध का विस्तृत वर्णन कौन से फारसी ग्रंथ में मिलता है। तो याद रखिएगा, ये तीसरा जो सब टॉपिक है साहित्यिक स्रोत, ये वापस 4 से 5 भागों में बटा हुआ है। संस्कृत ग्रंथ, राजस्थानी ग्रंथ पढ़ेंगे तब नैण सिरी ख्यात, अचलदास खिचिरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात, राठौड़ारी ख्यात पढ़ते कि नहीं पढ़ते। बिट्ठू सुजा का ग्रंथ राउ जेत सिरो छंद, तो ये क्या है? राजस्थानी स्रोत है, ग्रंथ है। उसके बाद रासो ग्रंथ भी पढ़ेंगे, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो। तो वो सब टॉपिक जो आएंगे वो किस में आएंगे, जल्दी से बताओ? साहित्यिक स्रोत के अंदर आएंगे। तो ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर रूप से आपके कौन से पोर्शन में आते हैं? एनिशियंट के अंदर। अब एक बात और सुनो, ये पढ़ लोगे तुम स्थल, सभ्यता स्थल, जिसके अंदर आपने काश्य युगीन सभ्यता स्थल पढ़ लिए, आपने ताम्र युगीन पढ़ लिया, आपने लौह युगीन पढ़ लिया, आपने पूरा पाषाणकालीन सभ्यता स्थल पढ़ लिए, आपने मध्यकालीन पाषाण स्थल पढ़ लिए। अब एग्जामिनर ने सवाल पूछा जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसी को आता है तो हाथ खड़ा। एग्जामिनर सवाल पूछेगा, राजस्थान पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। सवाल है, राजस्थान पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की? बहुत बढ़िया। अब सुन लो, आप 70 से 80 स्टूडेंट 100 के आसपास बैठे हो और उत्तर कितने जनों को आ रहा है? 2 जनों को। और ये सवाल 2016 एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। लड़कों ने रट्टा मार ली, सभ्यताएं एक एक प्रमाण, एक एक अवशेष तक पढ़ लिए, और एग्जामिनर ने पूछ लिया इससे भी सामान्य जानकारी का क्वेश्चन जो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप जब सभ्यता स्थल पढ़ते हो तो ये बातें जो पढ़ते हो 4000 साल पहले की पढ़ रहे हो, तो खुद को सोचना पड़ेगा कि 4000 साल की पहले की बातें आज पढ़ रहे हैं, तो ये बातें हमारे तक पहुंचाई किसने? तब आएंगे कुछ ऐसे विभाग जो आपको प्राचीन सभ्यता स्थल के पहले पढ़ने होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और बिल्कुल उत्तर सही है, एल काला इल। तो कभी भी एक बात कान खोल के सुन लेना,
एग्जामिनर जो अभी हाल ही में सवाल पूछ रहा है, कोई टॉप लेवल का सवाल नहीं पूछ रहा है। उसको पता है कि स्टूडेंटों का काम तमाम करने के लिए उनको सामान्य जानकारी में से क्या पूछो, सवाल पूछो। जब से लाइब्रेरी सिस्टम स्टार्ट हुआ है, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के अंदर 7 बजे से जाकर 4-4 बजे तक सुबह की पढ़ता है रेगुलर, और टॉप लेवल का अध्ययन करता है, पर उसे सामान्य जानकारी का नॉलेज नहीं है। पेपर उठा लेना एफएसओ का, एफएसओ के पेपर में, एफएसओ क्या, आप कोई भी पेपर लेकर आना, मैं बताऊंगा कि ये देखो सामान्य जानकारी का सवाल जो तुम्हारे लिए सिरदर्द का काम कर रहा है। तो पहले, अभी भी बोल रहा हूं, राजस्थान इतिहास टॉपिक आते ही तुम्हारे सामने ये टॉपिकों के नाम पता होना चाहिए। जैसे एग्जामिनर ने अब की बार सवाल पूछ लिया, राजस्थान अभिलेखागार संस्था की स्थापना कहां की गई? कहां की गई? बोलो। बीकानेर। कहां की गई? ये ए ऑप्शंस में होगा, शुद्ध गलत है। कहां की गई? जयपुर, 1955 में। इसे 1960 में बीकानेर स्थानांतरित कर दिया, और वर्तमान में भी कहाँ है? पर सवाल पूछा स्थापना कहाँ की गई। एग्जामिनर हमेशा वही सवाल पूछेगा जिसके कितने पहलू होंगे? बोलो। 2 पहलू होंगे। इसलिए अच्छे से पढ़े, अच्छे से सवाल अटेंड करे, और एक आता हुआ सवाल तुमने गलत किया तो कंपटीशन से सीधा बाहर। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम ये टॉपिक पढ़ने के पहले हम उन विभागों को भी पढ़ेंगे जो पुरातात्विक प्रमाणों हेतु स्थापित किए गए थे। कंप्लीट ना। एनिशियंट के बाद जो सबसे बड़ा और लंबे समय तक जो पोर्शन चलेगा वो चलेगा कौन सा? मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। सबसे लंबा पोर्शन कौन सा रहेगा? मिडाइवल। और मिडाइवल के अंदर एक ही चीज ध्यान रखोगे आप, किसका? बस राजवंश। और राजवंश में भी आपके कान खोल के सुन लेना, प्रमुख राजवंश है। प्रमुख राजवंश है। बात करूं प्रमुख राजवंशों में तो एक है आपका कौन सा? एक है आपका कौन सा? गुर्जर प्रतिहार। एक है आपका कौन सा? गोहिल। एक है आपका राठौड़, और एक है आपका कौन सा? कछावा। और नाम मात्र का है परमार। नाम मात्र का। समझ में आया कि नहीं आया? ये राजवंश जो है लगभग कछावा को छोड़कर, कछावा और राठौड़ को छोड़कर, ये कछावा और राठौड़ मिडाइवल में ही स्थापित हुए, और इनका समय काल देश की आजादी तक रहेगा। पर गुहिल, गुर्जर प्रतिहार, चौहान और परमार, इनकी स्थापना एनिशियंट में ही हो गई। इनका समय मिडाइवल का भी रहेगा और मॉडर्न तक भी रहेगा। तो सबसे बड़ा पोर्शन जो रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? मिडाइवल का। कंप्लीट ना। अब मैं तीसरे पोर्शन की बात करता हूं स्टूडेंट्स। तीसरा पोर्शन है आपका कौन सा? आधुनिक राजस्थान का इतिहास। अब पहले तो सुनो, ये आधुनिक राजस्थान का इतिहास जो पोर्शन स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है? सुनो स्टूडेंट्स, पहले तो राजपूताना के राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। किनकी? मुगलों की। और जब मुगल खुद कमजोर पड़ गए और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की सतह पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, तो अब राजपूताना की रियासत के राजा अधीन हो गए थे मराठाओं के। किनके? मराठाओं से सहायता लेंगे कि नहीं लेंगे? और फिर
अंग्रेज मराठाओं का दमन करके पूर्णतः नियंत्रण करेंगे किस पर? राजपूताना की रियासतों पर। और राजपूताना के रियासतों के राजा जब भी मराठाओं से सहायता लेते तो मराठा कभी भी फोकट में सहायता नहीं करते, किनकी? राजाओं की। बदले में क्या लेते? जिसको मराठाओं की भाषा में कहा जाता था चौथ। क्या कहा जाता था? अब मराठाओं की चौथ यानी कर की संख्या बढ़ती गई, तब रियासतों के राजा हुए परेशान और एक उन्होंने नया ऑप्शन संभाला कि संधि करते हैं किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। और टॉपिक शुरू हो जाएगा संधि के साथ, कौन सा? आधुनिक राजस्थान का इतिहास। अब एग्जामिनर ने कहीं पर भी आपके सिलेबस में नहीं लिखा कि अंग्रेजों का राजपूताना की रियासतों में प्रवेश। सीधा आपके टॉपिक लिखा है 1857 की क्रांति। अब सुन लीजिएगा स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक को पहले समझो। पहले टॉपिक को 1857 की क्रांति को समझो। ये क्रांति थी किसके विरुद्ध? पहले तो ये बताओ। अंग्रेजों और राजाओं के विरुद्ध, क्योंकि राजा भी साथ दे रहे थे किनका? तो सुनो, अब अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति हुई तो अंग्रेजों का राजपूताना की रियासतों में प्रवेश नहीं हुआ क्या? हुआ ना। तो उस प्रवेश, अंग्रेजों ने प्रवेश करने हेतु कौन सी नीतियां अपनाई और कौन सी संधियां की, ये टॉपिक भी आपको क्रांति के पहले सामान्य जानकारी के रूप में पढ़ना पड़ेगा। अब तुम सवाल तो पढ़ते हो क्रांति सीधा, और एग्जामिनर सवाल पूछता है कि राजपूताना की पहली रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि की, जिसको आ रहा है हाथ खड़ा? आपका उत्तर ही गलत है। आपको ये पूछना चाहिए कि सर आप कौन सी संधि की बात कर रहे हो। एक बात बताओ, अंग्रेजों ने राजपूताना की रियासतों के साथ संधियां कितने प्रकार की थी? बोलो। हाथ जिसको आ रहा है हाथ खड़ा करो, खड़े हो। दो संधियां कौन सी थी? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट यही क्लियर आउट करो कि अंग्रेजों ने राजपूताना की रियासतों पर पूर्णतः नियंत्रण करने हेतु कितनी संधियां की थी? एक सहायक संधि और एक अधीनस्थ संधि। सहायक संधि लागू किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने। और अधीनस्थ संधि जो लागू हुई थी, बताओ किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुई? ये सवाल पूछेगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स। बताओ सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाली राजपूताना की रियासत कौन सी? बोलो। भरतपुर। कौन सी? अब सवाल पूछेगा सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। लॉर्ड लेक। बिल्कुल सही है। नॉलेज ऐसा होना चाहिए। अभी भी बोल देता हूं, प्री के भी बैच चल रहा है, फाउंडेशन का भी बैच शुरू हो रहा है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि फाउंडेशन के साथ साथ प्री के साथ साथ फाउंडेशन भी क्रैक करना है। मींस अगर अक्टूबर के बाद नवंबर में भी डेट दे देना मेंस की, तो तुम्हें घबराना नहीं है। और ये चीज कब क्लियर आउट होगी? जब आप 1857 की क्रांति टॉपिक देखोगे तो क्रांति के पहले तुम्हारे माइंड में 3 पॉइंट आने चाहिए। अंग्रेजों का रियासतों में प्रवेश क्यों हुआ? प्रवेश करने हेतु कौन सी नीतियां अपनाई? और प्रवेश करने हेतु कितनी संधियां हुई? प्रवेश होने के बाद राजपूताना पर नियंत्रण करने हेतु किसकी स्थापना की गई?
और जिसकी स्थापना की गई उसका मुख्यालय कहाँ था। ये पॉइंट आएंगे तो स्टूडेंट्स आप लिख भी पाओगे और प्री के उत्तर ऑप्शन से निकाल भी पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुन लो, क्रांति के पहले आपको 2 टॉपिक और पढ़ने हैं, यानी सीधा एक टॉपिक जिसके 3 पॉइंट वापस हो जाएंगे कि अंग्रेजों का राजपूताना की रियासतों में प्रवेश। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद बिल्कुल सीधे टॉपिक आ जाएंगे, कौन से आंदोलन? किसान आंदोलन। उसके बाद इसी का वापस एक सब टॉपिक, कौन से आंदोलन? जनजातीय आंदोलन। उसके बाद सुनिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा मंडल? प्रजामंडल। ये टॉपिक शुरू होगा सन से बात करूँ तो 1931 से और लास्ट चलेगा 1946। बताओ 1947 में देश क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। तो राजस्थान जो था वो कितनी रियासतों में टूटा हुआ था? 19। ठिकाने कितने थे? और केंद्र शासित प्रदेश 1। तो 19 रियासतों, 3 ठिकानों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ने हेतु जो प्रोसेस अपनाया गया वही कहलाया राजस्थान का एकीकरण। सुनो, अब टॉपिक गिनो कितने हुए? 4। कितने हुए? पर आपके टॉपिक वास्तविक रूप से है 7। अभी 3 टॉपिक और हिडन है, एग्जामिनर ने नाम नहीं दिए हैं, पर वो 101% वहां से आपके सवाल बनाएगा और अभी उदाहरण के रूप में बताऊंगा भी। सुनो, 1857 से लेकर एकीकरण तक जो जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई, कौन सी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई, उन राजनीतिक संस्थाओं का भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब राजनीतिक संस्थाओं का उदाहरण के रूप में बताता हूं, सुनना। राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, सर्व हितकारिणी सभा। तो ऐसी कुछ संस्थाएं होगी जो क्रांति से लेकर कहां तक जो स्थापित होगी, वो भी तुम्हें पर्टिकुलर रूप से सब टॉपिक के रूप में याद करना पड़ेगा। दूसरा सुनो सब टॉपिक, किसान आंदोलन से लेकर एकीकरण तक के समय के बीच में वह समाचार पत्र जिनका बड़ा योगदान रहा, वो भी आपका एक सब टॉपिक रहेगा, जिसमें आ जाएगा प्रमुख समाचार पत्र। अब सुनिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है, क्रांति से लेकर एकीकरण तक वह व्यक्तित्व, वह व्यक्ति जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो यहाँ पर टॉपिक आ जाएगा, बोलो कौन सा? व्यक्तित्व। अब टॉपिक गिनो जल्दी से, 1 2 3 4 5 और 3, कितने हुए? 8। अब ये आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है। ये सिलेबस क्यों बता रहा हूं, सुन लेना। अभी रणनीति के तहत पढ़ेंगे, उबड़ खाबड़ कभी भी पढ़ाई करोगे, अभी भी बोल रहा हूं, कभी भी सिलेक्शन लेकर नहीं जाने वाले हो। हर सब्जेक्ट की आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए और टॉपिक पता होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में कितने पोर्शन है और कौन सा पोर्शन एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सुनिएगा, अब आपके सामने सिलेबस पड़ा है। नंबर फर्स्ट बोलो कौन सा है? एनिशियंट। एनिशियंट के गिने चुने 4 टॉपिक। समझ में आया कि नहीं आया? मुंह पे याद होने चाहिए। सबसे पहले सभ्यता स्थल, और सभ्यता स्थल के बाद स्रोत, और स्रोत में भी ये तो 2 पर्टिकुलर है ही है, साहित्यक स्रोत भी पता होना चाहिए। और साहित्यिक स्रोत में भी वापस कौन से?
जैन ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथ, रासो ग्रंथ, फारसी ग्रंथ, ये सब ग्रंथ भी तुम्हें याद होने चाहिए। उसके बाद मिडाइवल, जितने कितने भी मतलब प्रमुख राजवंश हुए, जितने कितने नहीं, प्रमुख राजवंश हुए उनको कवर अप करो। और सबसे लास्ट कौन सा? मॉडर्न। अब सुनो, तीनों पोर्शन में से एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन कौन सा है? वो है मॉडर्न राजस्थान का इतिहास। कोई जरूरी नहीं है कि आपके एनिशिएंट में से सवाल बना तो कितना बना? एक। मिडाइवल में सबसे ज्यादा समय लगेगा, सवाल पूछेगा एक या खींच के दो। सुनो, 101% पिछले विगत पेपर देखे तो अगर आपके प्री की बात करें कि 7 सवाल अगर हिस्ट्री से बने या 6 सवाल हिस्ट्री से बने तो उसमें 3 या 4 सवाल बने हैं कौन से? मॉडर्न से। एक सवाल बना एनिशिएंट का, 1 या 2 सवाल बने मिडाइवल के। तो सुनो, ये जानने के बाद रणनीति ये कहती है कि पोर्शन तो तीनों अच्छे होने चाहिए, पर सबसे धारदार और हरावल भाग के योद्धा की तरह होना चाहिए तुम्हारा मॉडर्न। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 2021 के पेपर की बात करता हूं। मॉडर्न प्री भी ले लो, मेंस भी ले लो। दोनों पेपर के अंदर जिस पोर्शन का महत्व रहा वो रहा था आधुनिक राजस्थान का इतिहास। एक किसान आंदोलन से सवाल बना था जिसमें एक महिला व्यक्तित्व का पूछा गया था। समझ में आया कि नहीं आया? एक सवाल पूछा गया था आपके एनिशिएंट से, जिसमें एक तरफ विद्वानों के नाम और दूसरी तरफ ग्रंथों के नाम दे रखे थे, और फिर दे रखा था निम्न को सुमेलित कीजिए। और 3 सवाल जो पूछे गए थे आपके, किससे पूछे गए थे? मॉडर्न से। ये तो हो गई प्री की बात। मेंस की सुनो। नंबर फर्स्ट, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चंस था किसान आंदोलन से, और किसान आंदोलन से सवाल था कि बेगू किसान आंदोलन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। कौन से रूप से? हाँ, अब आपको मेंस की तैयारी करने के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूं, पहले कुछ शब्दों का मतलब सीखना पड़ेगा कि यह आलोचनात्मक होता क्या है। अब जिसको उत्तर नहीं आएगा, सुनो, उत्तर नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? वो भी उत्तर लिख कर आएगा, घुमा घुमा कर। अब उसके बेगू किसान आंदोलन से रिलेटेड पॉइंट होंगे माइंड में कि इसके नेतृत्वकर्ता राम नारायण चौधरी थे, इसमें धाकड़ जाति के किसानों ने भाग लिया, इसमें बोलेस्विक समझौता हुआ, इसमें ट्रेंच आया, नंबर मिलेगा आपको 00। पर्सन खुला कह रहा है आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। आलोचनात्मक का मतलब बेगू किसान आंदोलन की कमियों का उल्लेख करना है। समझ में? इसके दोष क्या थे वो चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, और ये चीज कब पढ़ पाओगे? जब बेगू आपको पूरा याद होगा। तो अभी उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। और दूसरा सवाल मेंस का जो बना था वो कौन से करण से बना था? एकीकरण से। स्टूडेंट्स, सिरोही का माउंट आबू और देलवाड़ा जानते हो ना? माउंट आबू और देलवाड़ा को ले जाना चाहते थे कौन सी रात में? गुजरात में। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस आबू देलवाड़ा का विलय हेतु 7 साल लग गए थे। कितने? पिछली वाली 18 रियासतों को तो 1 साल में ही विलय कर दिया था। अब जिस रियासत के लिए 7 साल लगे
तो बताओ वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि नहीं है। और सवाल पूछा था मेंस में कि राजस्थान के एकीकरण में सिरोही का विलय पर टिप्पणी कीजिए। ये ले लो। तो स्टूडेंट्स पहले सिलेबस अच्छे से याद करो, फिर कंप्लीटली चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। अब आप ही बताओ इन तीनों पोर्शन में से कौन सा पोर्शन शुरू करें? बोलो। मॉडर्न? पक्का? और बिल्कुल सही है। सुनो, एग्ज़ाम अक्टूबर के अंदर ही है और चीज़ ऐसे पढ़ो कि चारों पांचों क्वेश्चंस अगर आए, 6 सवाल आए और 4 सवाल अगर एक ही पोर्शन पढ़ने से कंप्लीट हो जाए तो फायदा ही है। फैक्ट ठीक नहीं है। तो अब शुरू कर रहे हैं कौन सा? मॉडर्न। कंप्लीट ना, तो पहले बोर्ड पर देखो और समझो अच्छे से। सिलेबस तो आपके सभी के पास होगा ही होगा। अब सुनो स्टूडेंट्स, अब मैं क्लास जो शुरू कर रहा हूँ, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, पहले सुन लो क्लास के। जब मैं पढ़ाता हूँ सभी की नज़र बोर्ड पर होनी चाहिए। लिखने पर भरोसा कम रखना है, छापने पर भरोसा कम रखना है। हम लिखते हुए पहली क्लास से आ रहे हैं, अब तक सिर्फ लिखने का ही काम किया है, रजिस्टर पर ही डिफेंड रहे हैं, माइंड खाली का खाली है। तो सुन लो, पहले अच्छे से समझोगे, जब मैं समझाऊं तब आपको अच्छे से समझना है। समझाने के बाद एक बार आपसे रिवाइज करवाऊंगा और रिवाइज करवाने के बाद जो चीज समझ में आई उसी को कॉपी में लिखेंगे। एक बात बताओ, मैंने आपके 3 रजिस्टर भरवा दिए, सिर्फ छपाए, आया बोर्ड भर दिया, आपने छाप लिया। अब बताओ छोटा सा उदाहरण, एग्जाम देने जाओगे, रजिस्टर साथ लेके जाओगे? बताओ क्या लेकर जाओगे? तो जो बातें दिमाग में होगी वही फॉरएवर टिकी रहेगी। रजिस्टर में एक ही कारण लिखना है कि दिमाग में से कोई बातें स्लिप नहीं हो जाए और जब वापस रिवाइज करे तो वो पॉइंट देखते ही माइंड में पूरी चीजें अप हो जानी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? और ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तीसरी बात, आज फर्स्ट डे है, कोई दिक्कत नहीं, कल सभी के पास फेयर रजिस्टर होना चाहिए। कौन सा? फेयर रजिस्टर में कोई रफ पेज वाला रजिस्टर नहीं लाएगा, वाइट पेज वाला रजिस्टर लाएगा और थोड़ा बड़ा लेकर आएगा, क्योंकि उसमें प्री का भी कंटेंट लिखेंगे और मेंस का भी कंटेंट लिखेंगे। और मेंस का कंटेंट कब लिखाऊंगा? जब टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा उसके लास्ट में। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी चीज, आज जो चीज मैंने पढ़ाई है, कल क्लास में आते ही 10 मिनट पहले आपसे पूछूंगा कि कल हमने क्या पढ़ा था। टीवी के अंदर कोई सीरियल देखते हैं ना, तो वो सारा रिकेप बताता है कि कल आपने देखा कि गोपी ने सब्जी जला दी थी। फैक्ट ठीक नहीं है? और आज देखोगे आगे, तो वैसे ही आज जो हम पढ़ रहे हैं, कल वाली चीज थोड़ी माइंड में अप होनी चाहिए। फैक्ट ठीक नहीं है? अब देखो बोर्ड पर। अब स्टूडेंट्स वही टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा, कौन सा? आधुनिक राजस्थान का इतिहास। और आधुनिक राजस्थान के इतिहास में अच्छे से पहले समझो, पहला ही मैं टॉपिक जो ले रहा हूं, अंग्रेजों का राजपूताना में प्रवेश या हस्तक्षेप। देखो अच्छे से, अरे लिख लेना रे, अभी रजिस्टर फजिस्टर कुछ भी मत खोलो। देखो आप,
अच्छे से। अब सुनो स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक को पहले अंग्रेजों की स्थिति हमें पढ़नी पड़ेगी। मॉडर्न हो गई क्या आपके? भारत का मॉडर्न हो गया, मिडाइवल हो गया, लगभग हो गया ना? सुनो, कोई बात नहीं। जब मॉडर्न पढ़ोगे, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ोगे स्टूडेंट्स, तो आपको एक चीज बताई जाएगी, व्यापार है तो कौन सी कंपनियां? विदेशी कंपनियां। सुनते रहना स्टूडेंट्स। भारत की संपदा, विपुल संपदा और धन के बारे में बाहर के देशों को पता चला, तो बाहर के जो देश थे वो भारत के साथ पहले से ही स्थल मार्ग से व्यापार तो कर ही रहे थे, पर स्थल मार्ग में काफी खर्चा आता था, व्यय आता था। तो बाहरी देशों ने सोचा कि भारत के साथ व्यापार साझा करने हैं तो जलीय मार्ग की खोज करो। कौन से मार्ग की? और जलीय मार्ग के माध्यम से व्यापार शुरू करो। किसके साथ? भारत के साथ। तो सुनिएगा स्टूडेंट्स, जलीय मार्ग से पहला देश जो व्यापार करने हेतु हमारे इंडिया आएगा, वो आएगा, बोलो कौन? पुर्तगाल, जिसको तुम कहते हो वास्को डी गामा। अब पता नहीं इतिहासकारों ने, एग्जामिनर भी पता नहीं क्या सोचकर सवाल पूछता है कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। ये सवाल मूर्ख सवाल है। अब ये वास्को डी गामा आया तब ही भारत था क्या? उसके पहले नहीं था क्या? था। एग्जामिनर को सवाल ये पूछना चाहिए था कि जलीय मार्ग के रास्ते व्यापार हेतु आने वाला पहला यात्री कौन था? वास्को डी गामा। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, यानी वास्को डी गामा आया तो व्यापार शुरू हुआ किसके साथ? भारत और पुर्तगाल के बीच में। पुर्तगाल देखते ही देखते विकसित होने लगा, तो दूसरे देशों को पुर्तगाल की विकसितता के बारे में पता चला, तो का पता लगाओ ये पुर्तगाल के विकास के पीछे रीजन क्या है। तो दूसरे देशों को पता चला कि पुर्तगाल इंडिया के साथ जलीय मार्ग से क्या कर रहा है? व्यापार। तो दूसरे देशों ने कहा हम पीछे क्यों है, जलीय मार्ग से पता लगाओ रास्ते का, किसका? इंडिया का। तब तुम पढ़ोगे भारत के मिडाइवल के दौरान कि व्यापार करने हेतु सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद आए डच, उसके बाद और भी आए जिनमें मैं बता रहा हूँ फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश और डेनिस, और एक EIC, जिसको तुम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हो। सुनिएगा अच्छे से। अब स्टूडेंट्स एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। आईपीएल के मैच देखे आपने? आईपीएल जब शुरू होता है तो 8 से 10 टीमें खेलती है, फाइनल कितना लेकर जाती है? बहुत बढ़िया। वैसे ही सुनो, देखते ही देखते भारत के साथ काफी विदेशी देश, विदेशी कंपनियां क्या करने लगी? व्यापार। और इसी व्यापार के सफर में ब्रिटेन में एक कंपनी की स्थापना की गई जो भारत के साथ व्यापार करेगी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसकी स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 को। ब्रिटेन से इस कंपनी को ऑर्डर दे दिया गया, अधिकार दे दिए गए कि आप व्यापार करो किसके साथ? भारत के साथ। अब जलीय मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर बोल दो, एक कैप्टन बोल दो, सर स्टीव हॉकिंस आया था कहाँ? इंडिया। उसने देखा तो ऑलरेडी पहले से उपस्थित थे कौन? पुर्तगाली। कौन थे? कौन थे? कौन थे? और कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि ऑलरेडी इंडिया के साथ क्या चल रहा है? व्यापार।
ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अनुमति मिल गई बाद में, अब सभी व्यापार करने लगे। पर विश्व के सामने अपनी पोजीशन जो सुधार पानी थी वो सुधर नहीं रही थी। तब इनमें चला कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब हर एक कंपनी यही चाहती थी कि इस कंपनी को भगाकर हिंदुस्तान में मैं एक तरफा क्या करूं, व्यापार। तो बताओ अब आपस में लड़ाइयाँ किनके होगी, पुर्तगालियों के, डच के, फ्रांसीसियों के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, स्वीडिश और डेनिश के। मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, सभी कंपनियां भगा दी, पीछे बची कितनी, दो। एक थी फ्रांसीसी और एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, इन दोनों में युद्ध होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और जो जीतेगा वो इंडिया पर एक तरफा व्यापार करेगा कि नहीं करेगा? और जो इंडिया पर एक तरफा व्यापार करेगा उसकी विश्व में विकसितता भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो सुनो, पीछे बचे कितने देश जल्दी से बताओ? दो। एक तो बचा फ्रांसीसी और एक बचा ब्रिटेन की कौन सी, EIC। अब इन दोनों के बीच में खूब युद्ध हुए, और जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनी के बीच में जो युद्ध हुए, इतिहास में उन्हें कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाने गए। कौन से युद्ध? बोलो कौन से युद्ध? अब सुनो, एक युद्ध होगा इन दोनों के बीच में, वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? जो 1760 और 65 के आसपास हुआ। ये युद्ध जो हुआ, फ्रांसीसी गवर्नर सर लेली और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अंग्रेज अधिकारी था आयरकुट, इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? और ये एक निर्णायक युद्ध था। और इस निर्णायक युद्ध में जीता ब्रिटिश कंपनी का कौन, और हार हुई किसकी? और इस हार के बाद लगभग इंडिया से चली गई कौन सी कंपनी? 1760 के आसपास एकाधिकार कर लिया व्यापार में। किसने? कब किया? 1760 में। अब अंग्रेजों ने संदेश भेजा ब्रिटेन कौन सी कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यतः अधिकारियों को, कि हमने हिंदुस्तान से लगभग सभी विदेशी कंपनियों को समाप्त कर दिया है, एक एक दो दो कोठियां है। अब आगे हमें आदेश दिया जाए कि क्या करना है। तब स्टूडेंट्स देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत के साथ व्यापार के हिसाब से ही आई थी, पर बाद में व्यापार के साथ साथ इन्होंने हिंदुस्तान पर अधिकार करने की नीति भी अपना ली। अब सुनिएगा, जब 1760 के अंदर एकाधिकार हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि अब पहले स्थायी निवास हेतु एक राज्य पर अधिकार करते हैं, और कौन से राज्य का चयन करें? सुनना, तब अंग्रेज बड़े दिमाग के थे, सुनना। अगर मध्य में, भारत के मध्य में अगर स्थापित करे अपने राज्य को, तो दिल्ली नजदीक था, दिल्ली और आगरा नजदीक था, और उस समय मुगलों का बड़ा वर्चस्व था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि मध्य भारत में तो हम स्थापित नहीं कर सकते अपनी एक स्थायी निवास को, क्योंकि वहाँ से मुगल बादशाह हमारा क्या कर देगा, दमन। दूसरा कारण, भारत के मध्य में उस समय वर्चस्व था मराठाओं का। किनका? तो का मराठाओं से लड़ भी नहीं सकते, इतनी भी ताकत हमारे पास अभी नहीं है। तो का क्या करें? तब अंग्रेजों ने चूज किया बंगाल को। किसको? क्यों चूज किया? सुनना, बंगाल मराठाओं से दूर था, दूसरी बात दिल्ली और आगरा से भी दूरी थी,
बंगाल पर अकबर से लेकर औरंगजेब तक कोई भी बादशाह पूर्णतः नियंत्रण नहीं कर पाया। तो अंग्रेजों ने कहा बड़ी आसानी से हम अधिकार कर सकते हैं किस पर, बंगाल पर। और धीरे धीरे बंगाल पर क्या कर लिया, अधिकार। अब सुनो, जब बंगाल पर अधिकार हुआ तब उनके लिए सिरदर्द का काम कर रहे थे मराठा। कौन? अब अंग्रेजों ने मराठाओं का दमन करने हेतु नीतियां प्रारंभ की। अब बताओ, लड़ाइयाँ जो होगी मराठाओं और किनके, अंग्रेजों के बीच में होगी। तब मराठा सेना नायक जब अंग्रेजों से हारेंगे तब वो भाग कर आ जाएंगे कौन से थान में, बोलो। और राजपुताना के राजा उनको क्या प्रदान करेंगे, शरण। तो अब सुनो, चैप्टर आ रहा है कौन से थान का। अब अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करो, राजपुताना की रियासतों के उन राजाओं को अपने नियंत्रण में ले लो जो मराठाओं की क्या करते हैं, सहायता। और इस समय जो गवर्नर जनरल था, सुनते रहना, गवर्नर जनरल था क्या, पहले ये सुनो, ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वे सर्वा अधिकारी जो ब्रिटेन से भेजा जाता और उसे एक ही काम दिया जाता कि तुझे भारत के अधिकांश क्षेत्र पर क्या करना है, अधिकार। और अधिकार करके व्यापार के नाम पर वहां की संपदा को कहां पहुंचाना है, ब्रिटेन। तो सुनो, गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली को पता चला कि हम मराठाओं के विरुद्ध कार्रवाई करें तो मराठाओं के राजा राजपुताना की कुछ रियासतों के अंदर चले जाते हैं, वहां के राजा क्या देते हैं, उनको शरण और सहायता देते हैं। तब लॉर्ड वेलेजली ने कहा कि राजपुताना की रियासतों के राजाओं के साथ करो सहायक संधि। कौन सी संधि? अब सहायक संधि का मतलब समझना। अब देखो, जल्दी से बताओ, कौन से गवर्नर जनरल का जिक्र हुआ? लॉर्ड वेलेजली। सुनिएगा अच्छे से, लॉर्ड वेलेजली। अब लॉर्ड वेलेजली यानी अंग्रेजों की सेना, सुनते रहिएगा अच्छे से, और भी बता देता हूं। इसका एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था लॉर्ड लेक। बोलो क्या नाम था? इस लॉर्ड लेक को भेजा मराठा सेना नायक यशवंत राव होलकर के पीछे। किसके पीछे भेजा? यशवंत राव होलकर के पीछे लॉर्ड वेलेजली ने एक अधिकारी को भेजा जिसका नाम था लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक ने बिल्कुल दमन किया, पराजित किया, किसको? यशवंत राव होलकर को। और ये होलकर पराजित होकर आ गया, बोलो कौन से पुताना में। और राजपुताना में आया कौन सी रियासत में? और भरतपुर के राजा थे इस समय रणजीत सिंह। कौन से सिंह? रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह जी ने मराठा होलकर को क्या प्रदान की? वापस चला गया। लेक ने ये सूचना दी किसको? वेलेजली को, कि मैं दमन करने गया। किसका दमन किया भी, पर इनको शरण दे दी भरतपुर के। किसने? रणजीत सिंह ने। तब अब लॉर्ड वेलेजली ने कहा कि शाम दाम और दंड और भेद, कोई भी नीति अपनाओ और अपनी तरफ करो कौन से जीत को, फिर देखते हैं होलकर को शरण कौन देता है। सुनते रहिए। अब सुनो, आ कौन रहा है और कंडक्ट कौन कर रहा है? बहुत बढ़िया, सुनते रहो और समझते रहो। लॉर्ड लेक आया किसके पास? भरतपुर के राजा रणजीत सिंह के पास। और रणजीत सिंह को आकर कहा
कि रणजीत सिंह जी कैसे हो? तो रणजीत सिंह जी ने कहा मौजा ही मौजा। तो कहा कि हमने यशवंतराव होलकर का दमन किया पर तुमने उसको सहायता दे दिया। हाँ, सुनते रहो। तो रणजीत सिंह ने कहा कि बिल्कुल हमने सहायता दी, इसमें बुरा क्या किया? तो लेख ने कहा क्यों सहायता दी? तो सुनो पहले और समझना। रणजीत सिंह जो थे ये कौन से वंश के थे? बोलो। जाट वंश के। और जाट जाति का जो व्यक्ति होता है ना, वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता, हमेशा फायदे की बात करेगा। तो सुनना, रणजीत सिंह ने लॉर्ड लेक को कहा कि बिल्कुल मैंने यशवंतराव होलकर का क्या दिया है, साथ दिया है। तो लेक ने कहा इसके पीछे रीजन बताओ। तो कहा यशवंतराव होलकर ने हमें 4 से 5 जागीरें उपहार में प्रदान की है। अब सुनना, ये बात पता चली किसको? लॉर्ड लेक को। तो लॉर्ड लेक ने कहा उस होलकर ने आपको 5 जागीरें दी है, हम आपको 15 जागीरें दे रहे हैं। अब बोलो रणजीत सिंह जिनका डनाडन, बोलो क्या करना है? तो सुनते रहो। लॉर्ड लेक ने कहा कि अब की बार मराठा होलकर तुम्हारे पास आए तो तुम उनकी सहायता किनकी करोगे? अंग्रेजों की। और उसी पत्र पर साइन किए कौन से? जीत ने। और ये इतिहास की कहलाई पहली सहायक संधि राजस्थान की, जो हुई थी 29 सितंबर 1803 को। कब हुई थी? 1803। अब सुनो, होलकर को जहां शरण मिल रही थी उसके साथ कौन सी संधि हो गई? अब वापस लेक गया किसके पास? और वेलेजली को जाकर कहा हमने अपनी तरफ मिला लिया। किसको? रणजीत सिंह को। तब वेलेजली ने कहा अब सेना लेकर जा और दमन कर। किसका? होलकर का। वापस गया कौन? लॉर्ड लेक। तगड़ी वाली बंदोली निकाली किसकी? और होलकर वापस अनलिमिटेड जूते खाकर किधर आया? भरतपुर की तरफ। तब होलकर ने कहा कि रणजीत सिंह जी शरण दे दीजिए, आप दगाबाज हो, धोखा करते हो हमारे साथ। का कैसा धोखा? कि तुम अंग्रेजों का साथ दे रहे हो। तो रणजीत सिंह जिनका 100% देंगे, उन्होंने हमें 12 जागीरें दी है। होलकर ने कहा नगद पैसे और आपको अंग्रेजों से ज्यादा जागीरें प्रदान कर रहा हूं। रणजीत सिंह ने कहा किसने की संधि? मैंने संधि नहीं की, हम आपका साथ देते हैं। सुनते रहो और सवाल बड़े भयंकर बनेंगे, अभी पूछूंगा आपको। यानी 100 बातों की एक बात, रणजीत सिंह ने हाथों हाथ अंग्रेजों के साथ की हुई संधि का क्या कर दिया? उल्लंघन। और वापस साथ दिया किसका? अब होलकर ने कहा भाई तू पहले बचा मुझे, पीछे पड़ा हुआ है कौन? तब इन्हीं रणजीत सिंह जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण सिंह के साथ सेना भेजी। किसके साथ? और होलकर को छुपाया भरतपुर में एक जगह है डीग के जल महलों में, डीग के किले में। का तुम वहां चले जाओ। ये बात पता चल गई किसको? लॉर्ड लेक को। लॉर्ड लेक ने कहा रणजीत सिंह शरण दे दी। किसको? होलकर को। लॉर्ड लेक ने कहा अब हम छोड़ेंगे नहीं। किसको? रणजीत सिंह को। और आकर घेर लिया भरतपुर के किले को। किसने? बोलो किसने? अब सुनो, शायद आपके दुर्ग नहीं हो रखे है। क्या हो रखे है? नहीं हो रखे ना?
सूचना आ गई थी मेरे पास, कुछ बावड़िया, कुछ छतरिया। तो कोई क्या छतरियों और बावड़ियों में डूब मरोगे क्या? तो सुनो, कोई बात नहीं, मैं कवर अप करवा दूंगा, मस्त रहो आप। सुनो अच्छे से, यहाँ पर जिक्र हो रहा है लोहागढ़ दुर्ग का, सुनते रहना। एक संधि, एक दुर्ग और एक राजा के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हो, सुनते रहना। लॉर्ड लेक ने भरतपुर के किले को चारों तरफ से आकर क्या किया? घेरा, घेर लिया। ऊपर थे कौन से सिंह? रणजीत सिंह। लॉर्ड लेक ने कहा, रणजीत सिंह जी सौंप दो। किसको? अब पहली बात तो लेक को ये पता ही नहीं था कि भरतपुर के किले में तो है ही नहीं, वो कहाँ थे? ठीक में। और उससे पता था कि है कौन से पुर में? भरतपुर में। तो घेरे रखा, घेरे रखा। रणजीत सिंह जी ने कहा, तू एक काम कर, इसको फतेह करके ले जाके इसको होलकर। तो लेक ने कहा ओके। अपने सैनिकों को भरतपुर के चारों तरफ तैनात किया और कहा बारूद से उड़ा दो। किसको? भरतपुर के किले को। अब चारों तरफ भरतपुर किले के क्या दागा गया? बारूद, तोहफे से बारूद दागा गया। अब बारूद स्टूडेंट्स दीवारों के आकर टकराता और जो आगे स्थिति होती उसको देखकर घबरा जाता। कौन? क्यों? सुनना। बारूद दागता लॉर्ड लेक और दीवारों से बाहर गिरती रेत। देखो, बारूद दागता लेक और दीवारों से गिरती रेत। लॉर्ड लेक ने रणजीत सिंह जी को कहा, यह सिस्टम क्या है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम बारूद दाग रहे हैं और दुर्ग में से बाहर क्या आ रही है? रेत। तो कहा तू जीत के तो दिखा। अब स्टूडेंट्स इसने घूम घूम कर चारों तरफ अटैक किया, हर जगह से रेत आ रही थी। क्यों आ रही थी? अब रीजन सुनो। दुर्ग का एक महत्वपूर्ण विशेषता, भरतपुर का जो किला था स्टूडेंट्स, वो दोहरे परकोटे नुमा था। दोहरे परकोटे का मतलब दो दीवारों में था। एक प्रथम दीवार, एक दूसरी दीवार, और इन दीवारों के बीच में खूब सारा क्या भरा हुआ था? रेत। ताकि दुश्मन बार से बारूद दागे तो प्रथम दीवार ध्वस्त होकर वो बारूद रेत के अंदर क्या हो जाए? धस जाए और मुख्य दीवार क्या रहे? सुरक्षित। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो देख लो, रेत तो बाहर आनी ही थी। अब लॉर्ड लेक ने कहा कोई बात नहीं, हर दीवार से मतलब हर तरफ से, हर प्राचीर से रेत आ रही है, अब हम उड़ाएंगे दरवाजे को। किसको? रणजीत सिंह जी ने कहा आजा। अब दरवाजे के सामने आया, जल्दी से बताओ कौन? और उड़ाने लगा किसके दरवाजे को? भरतपुर के दरवाजे को। बारूद दागा, बारूद दागा, पर असर नहीं हुआ, दरवाजा नहीं टूटा। तब लॉर्ड लेक ने कहा रणजीत सिंह जी क्या है ये? तब रणजीत सिंह जी ने कहा ये जंग रोधक सीमेंट से बना हुआ है। सुनो, ये उदाहरण के रूप में बताया। रणजीत सिंह ने कहा कि लॉर्ड लेक, ये अष्ट धातु निर्मित दरवाजा है। कौन सा धातु? ये तेरे बारूद से उड़ने वाला। और अब इस अष्ट धातु निर्मित दरवाजे की भी एक बहुत बड़ी कहानी है। ये इतिहास है। मतलब आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास के जिस टॉपिक पर बात करोगे उस टॉपिक में भी वापस एक नई क्या आ जाएगी? कहानी। जब रणथंबोर पढ़ाऊंगा तब इसी अष्ट धातु दरवाजे का वापस क्या करूंगा? जिक्र करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? सुनो,
लॉर्ड लेक भी, राजस्थानी भाषा में बात करूं तो राजस्थानी भाषा में जो आदमी बात नहीं मानता है तो उसको राजस्थानी भाषा में नकटा कहा जाता है। कहते हैं ना, लेक भी नकटा था। लेक ने चारों तरफ से घेर लिया कौन से किले को? भरतपुर के किले को। अब अंदर कितने दिन रहे कौन से सिंह? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जी का सब्र टूट गया और संदेश भेजा किसको? लेक को, कि वापस संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। और दूसरी संधि जो हुई थी स्टूडेंट्स, वो हुई थी 1805 में। कब हुई थी? कब हुई थी? अब सुनो, जो सवाल पूछ रहा हूं अच्छे से सुनना और जवाब देना। स्टूडेंट्स, पहला ही सवाल मेरा यह है, सायक संधि लागू करने वाला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? बोलो। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने राजपुताना की रियासतों के साथ सायक संधि की। कौन था? अब सवाल सुनना, राजपुताना की पहली रियासत जिसने सायक संधि की, भरतपुर के राजा कौन थे? बहुत बढ़िया। दूसरा सुनो, वह रियासत जिसने सर्वप्रथम सायक संधि का उल्लंघन किया। और सुनो, राजपुताना की वह रियासत जिसने, अंग्रेजों ने उस रियासत के साथ 2 बार सायक संधि की। कौन सी? पहली, दूसरी। अब एक बात सुनो, मैंने आपको एक भी पॉइंट नहीं लिखाया है, पर आपने अच्छे से समझ ली कौन सी संधि। अब एक पॉइंट आगे और सुनो, जब 29 सितंबर 1803 को संधि हुई किसके साथ? भरतपुर के साथ। तो लॉर्ड लेक, भरतपुर के जस्ट पास में एक और रियासत थी अलवर। कौन सी थी? तो लॉर्ड लेक ने सोचा क्यों नहीं अलवर के राजा के साथ भी कर ली जाए कौन सी संधि? सायक संधि, ताकि कल मराठा भरतपुर नहीं जाकर अलवर चले जाए तो वहां से भी उन्हें सहायता नहीं मिले। तो अब बताओ, लॉर्ड लेक संधि करने के लिए कहां पहुंचा? बोलो। देखते रहना आप बोर्ड पर, कहां पहुंचा और कब गया? 1803 में ही। अलवर के राजा थे स्टूडेंट्स कौन से सिंह? बोलो। बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के पास गया अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक। कौन गया? अब लॉर्ड लेक गया स्टूडेंट्स, और लॉर्ड लेक ने जाकर संधि प्रस्ताव दिया कौन से सिंह को? बख्तावर सिंह। जिनका क्या करूं? तो का सायक संधि कीजिए। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह जी ने भी हमारे साथ की है। तो बख्तावर सिंह ने कहा वो रणजीत सिंह जी है और यहाँ बख्तावर सिंह है, मैं न तो संधि आज करने वाला हूं ना कल करने वाला। तो लॉर्ड लेक ने सीधा कहा कि तुम्हारी सहायता भी नहीं करने वाले कौन से सिंह? रणजीत सिंह। क्योंकि सायक संधि का एक रूल्स था कि अंग्रेज जिस पर आक्रमण करेंगे, संधि करने वाली रियासत भी किसका साथ देगी? तो लॉर्ड लेक ने कहा ओके, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और ये मत सोचना कि आएंगे कौन? भरतपुर के राजा रणजीत सिंह आपकी सहायता है तो वो साथ देंगे हमारा। अच्छा होगा क्या कर लो? संधि। बख्तावर सिंह ने कहा संधि करूंगा, पर मेरी खुद की कुछ शर्तें होगी। तो क्या बताओ क्या शर्त है? कि नंबर फर्स्ट, मैं जिस पर आक्रमण करने जाऊं, अंग्रेज सेना किसका साथ देगी? मेरा। और मेरे ऊपर कोई भी आक्रमण करने आए तो अंग्रेज सेना विरोधी सेना के साथ नहीं, मेरे साथ खड़ी
रहेगी। ये शर्त अगर तुझे मंजूर हो तो करता हूं कौन सी संधि। लॉर्ड लेक ने कहा डना डन। अब सुनो, बख्तावर सिंह ने एक और बात कही कि तू मेरी सहायता करेगा, यानी अंग्रेज सेना मेरी सहायता करेगी, मैं फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। लॉर्ड लेक ने मन ही मन में कहा कि एक बार तुम संधि तो करो, तुम्हारे राज्य को भी नहीं छोड़ेंगे। तो सुनो, यहाँ पे एक मोर स्पेसिफिक पॉइंट बन गया। किसका? अलवर का। अब अलवर के राजा ने क्यों कहा अंग्रेजों को यानी लेक को कि हम आपको कोई भी वार्षिक आय नहीं देंगे सहायता हेतु? बिकॉज अलवर रियासत मराठाओं को भी चौथ नहीं देती थी। तब अलवर के राजा ने कहा जब हमने मराठाओं को नहीं दिया तो अंग्रेजों को क्यों दे। समझ में आया कि नहीं आया? और ये संधि कर ली, याद रखना, 14 नवंबर 1803 को। पर जो पहली संधि हुई थी स्टूडेंट्स, उससे कुछ स्पेसिफिक संधि थी कौन से राजा की? अलवर के राजा की। ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कौन से? जीत सिंह ने और बख्तावर सिंह ने एक संधि जो कि वो संधि कहलाई राजस्थान के इतिहास की पहली संधि, रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि। अब बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब सवाल पूछ रहा हूं, वापस सुनना, और जो एग्जाम में पूछे हुए भी है, सिंपल क्वेश्चंस बने कि राजपूताना की पहली रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ संधि, सहायक संधि की, वो कौन सी थी? बोलो। राजा कौन? इसको लागू किसने किया? लॉर्ड। और संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन? अब सवाल वापस सुनो। राजपूताना की पहली रियासत जिसने रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि की, वो कौन सी थी? राजा कौन? अंग्रेज अधिकारी कौन? कब की थी? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पर एक स्पेसिफिक बात और थी, किसकी? अलवर के राजा की। अलवर के राजा ने कहा इसके बदले में हम आपको खिराज के नाम पर फूटी कोड़ी भी, और जब अधीनस्थ संध्या होगी उस समय स्टार और नोट लगाकर लिखेंगे कौन सी रियासत को? अलवर, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़। इन रियासतों ने अधीनस्थ संधि के तहत भी फूटी कोड़ी भी नहीं देना तय किया। किनको? अंग्रेजों को। क्यों? तो आप कहोगे ये मराठाओं को भी चौथ के रूप में कुछ भी नहीं देते थे। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन सी संधि थी? और सहायक संधि का उद्देश्य सुनो, क्योंकि आगे एक और संधि आएगी, अधीनस्थ संधि। और मैंने क्या कहा, आप फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो तो एग्जामिनर सीधा 2 नंबर का क्वेश्चंस पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सहायक एंड अधीनस्थ। फैक्ट है कि नहीं है? लाइनें कितनी छोड़ी हुई? 2। अब जिसने कंसेप्ट से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, वो सीधा उत्तर लिखेगा 2 लाइनों में, और सीधे कितने नंबर लेकर जाएगा? 2। जिसने बिल्कुल रट्टा सिस्टम अपनाया है तब वो वहां पर लिखेगा क्योंकि इसलिए, क्योंकि इसलिए का प्रयोग नहीं करना है। सहायक संधि का पहला उद्देश्य रियासतों में अंग्रेजों का प्रवेश। क्या था? बोलो। रियासतों में अंग्रेजों का प्रवेश। अब सुनो दूसरी संधि, अधीनस्थ संधि। शब्द देखो, 2 शब्दों से बना हुआ है, अधीन अस्त, यानी अब उस रियासत के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या कर दो? अधीन कर दो, कि वो चाहकर भी कोई निर्णय इंडिपेंडेंट नहीं ले सके। और अधीनस्थ संधि का उद्देश्य था कि रियासत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः
नियंत्रण या अधिकार स्थापित करना। ये दो बातें लिखनी है आपको कि सहायक संधि का उद्देश्य था रियासतों में अंग्रेजों का प्रवेश और अधीनस्थ संधि का उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः नियंत्रण किस पर, रियासतों पर। बस कहीं पर क्यों की इसलिए का कंसेप्ट नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब सुनो, आपके सामने मैंने कितनी संधियां बताई है, दो सहायक संधियां वाली। एक तो बताई, जल्दी से बताओ कौन सी, और दूसरी बताई कौन सी, अलवर। उसके बाद स्टूडेंट्स जोधपुर के राजा होंगे मान सिंह। कौन से सिंह? ये भी अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करेंगे? और एक होंगे आमेर के राजा जगत सिंह द्वितीय। बोलो कौन होंगे? ये भी अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करेंगे? और एक और आएगी आपके कौन सा पुर, धौलपुर के राजा होंगे कीर्ति सिंह या कीरत सिंह, जो संधि करेंगे कौन सी, सहायक संधि। अब सुनो, एक बात बताओ स्टूडेंट्स, हर चीज मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताऊंगा ताकि एग्जाम में ये फैक्ट भूल जाओगे ना तो ये उदाहरण तुम्हें याद आ जाएंगे। एक बात बताओ, हमारे भारत के अंदर और राज्य के अंदर हर 5 साल बाद चुनाव होते कि नहीं होते? अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो रिपीट होती कि नहीं होती है? सुनो, लॉर्ड वेलेजली को भेजा जाता था ब्रिटेन से, यानी गवर्नर जनरल बनाकर, और उसका उद्देश्य होता भारत के अधिकांश क्षेत्र पर क्या करना, अधिकार। सुनो, तो स्टूडेंट्स लॉर्ड वेलेजली की ये सहायक संधि नीति इतनी कारागार नहीं रही और वेलेजली को गवर्नर जनरल पद से हटा दिया गया। दूसरा गवर्नर जनरल भेजा गया, उसने पूर्णतः बहिष्कार किया कौन सी संधि का और सभी खारिज कर दी, यानी कोई कार्य नहीं किया आगे। वो गवर्नर जनरल भी आया और गया। अब सुनो, एक नया गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या नाम था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सबसे पहले अध्ययन किया वेलेजली की कौन सी संधि के बारे में, और हेस्टिंग्स ने सहायक संधि के तहत देखा कि हमने राजपूताना की काफी रियासतों के साथ क्या की है और पूर्णतः उन पर नियंत्रण भी लगभग कर लिया है, तो क्यों नहीं वेलेजली की सहायक संधि के बेस पर एक और संधि की जाए। कौन सी संधि? अधीनस्थ संधि। और अधीनस्थ संधि तब ही होगी जब अंग्रेजों का हर रियासत में पूर्णतः क्या होगा, नियंत्रण। और इस नियंत्रण हेतु अंग्रेज एक नीति अपनाएंगे स्टूडेंट्स, फूट डालो राज करो। अब सुनना अच्छे से, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नीति अपनाई कि अब हर राजपूताना की रियासत में क्या करना है, प्रवेश। पहले प्रवेश, फिर धीरे धीरे उस रियासत के कार्यों में, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में भी क्या करो, हस्तक्षेप। आसपास की रियासतों के राजाओं को आपस में लड़वाओ और धीरे धीरे उसी रियासत पर इतना अधिकार कर लो कि उस रियासत पर कोई दूसरा आक्रमण करे तो उस रियासत का राजा किसके पास दौड़ कर आए, अंग्रेजों के पास। जब लगभग रियासत पर पूर्णतः नियंत्रण हो जाए कि ये राजा अब अंग्रेजों के अलावा कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, उस समय एक और संधि करो जो कहलाएगी अधीनस्थ संधि। और अधीनस्थ संधि जब रियासतों के साथ होगी स्टूडेंट्स, तब सुनना अच्छे से, कुछ शर्तें रखी जाएगी राजाओं के सामने। कौन रखेंगे? अंग्रेज। नंबर फर्स्ट शर्त
कि अंग्रेजों के बिना अनुमति के राजा कोई भी निर्णय नहीं लेगा। पहली बात, रियासत के राजा की सहायता हेतु अंग्रेज अपनी सेना का गठन करेंगे आपके दरबार में, जो आपकी क्या करेगी, सहायता, पर इसके बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे। तीसरी बात, राजा की सहायता हेतु एक अंग्रेज अधिकारी तुम्हारे दरबार में नियुक्त किया जाएगा, जो आपकी प्रशासन के कार्यों में क्या करेगा, सहायता। और सुन लो, यही अंग्रेज अधिकारी पहले तो कहलाएगा रेजिडेंट। क्या कहलाएगा? और जब राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हो जाएगी, तब यही रेजिडेंट कहलाएगा पॉलिटिकल एजेंट। और बताओ, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब कुछ रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो वो पॉलिटिकल एजेंट जो नियुक्त हुए थे ना, वो सहायक और अधीनस्थ संधि के तहत नियुक्त हुए थे। अब बताओ, कुछ चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? तो लिखना शुरू करें। अब हेडिंग डालो बढ़िया, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान का इतिहास, मैसेज भेज। आधुनिक राजस्थान का इतिहास। हेडिंग डाल दिया? 1 मिनट रुकना है ना। हाँ, अब कैसे लिखना है पहले सुन लो और देख लो अच्छे से। रजिस्टर भरने वाला सिस्टम नहीं रखना है, पहले बोल रहा हूं, क्योंकि आपको मेंस के अंदर कंटेंट इतना लिमिट का लिखना है, पर लिमिट के अंदर कंटेंट ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर को कुछ शब्दों में पूरी जानकारी चली जाए। तो पहले बोर्ड पर देखो लिखने का सिस्टम। टॉपिक का नाम हमने डाला था अंग्रेजों का राजपुताना की रियासतों में प्रवेश, की रियासतों में प्रवेश। और इसका पहला ही पॉइंट लिया था वापस, नंबर फर्स्ट, क्या, संधिया। पूरा लिख दो अगर लिखना चाहते हो तो। अंग्रेजों द्वारा की गई संधियां, ये हेडिंग डालकर नंबर फर्स्ट कौन सी संधि, सहायक संधि, और नंबर सेकंड कौन सी, अधीनस्थ संधि। अधीनस्थ संधि। अब वापस हेडिंग डालेंगे, कौन सी संधि, सहायक संधि। अब सहायक संधि पहला ही पॉइंट लिखना है लागू। किसने की थी, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। कब लागू की, तो सन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, 1798 में। अब इंडियन हिस्ट्री तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे कौन से थान की, तो राजस्थान की बात करेंगे। वापस यहां पर लिखेंगे सर्वप्रथम
सहायक संधि वाली रियासत कौन सी थी रे? इसके आगे लिखोगे भरतपुर, फिर इससे एरो निकालोगे, राजा कौन? रणजीत सिंह, और संधि की तारीख, यहां पर लिख रहा हूं 29 सितंबर 1803। ऐसे आपको लिखना है, ना तो लेख की तरह, ना कोई बात, सीधा कंटेंट और सीधी चीजें। इसके पहले भी, इस संधि से पहले भी एक पॉइंट लिखोगे, क्या? उद्देश्य। उद्देश्य में लिखोगे अंग्रेजों का रियासतों में प्रवेश। ये क्या था? उद्देश्य। कौन सी संधि का? अब लिखो बढ़िया अच्छे से। ये इस पॉइंट को आप है ना नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड लिखो जल्दी से। आपके बैच की बड़ी तारीफ सुनी है स्टूडेंट्स, पहले कह रहा हूं, और उस तारीफ पर टिके रहना। हंस रहे हो, इसका मतलब झूठी तारीफ हुई है क्या? हाँ, वो तो मैं तय करूंगा। और ये फाउंडेशन बैच है, तो मैं चाहूंगा कि एक टॉपिक कंप्लीट होते ही, ये बात किसी को नहीं बताओगे, पहले बोल रहा हूँ, प्री वालों को बता दी तो तुम हमारी लाई छुड़वा दोगे। इस टॉपिक यानी कोई भी टॉपिक पूरा होते ही एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे वो आपको करवाएंगे, है ना? सही रहेगा ना? एक काम करेंगे, जैसे हमारा 1857 की क्रांति टॉपिक कंप्लीट हो गया, 2 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि भाई आज कंप्लीट हो रहा है, आप घर पर पढ़कर आओगे। यहाँ 15 मिनट जो आपका ब्रेक होता है, उस ब्रेक को कैंसिल करके उस 15 मिनट के अंदर वो क्वेश्चंस आपको दे देंगे, और आपको 15 मिनट में वो क्वेश्चंस क्या करने हैं? सॉल्व आउट। और फिर अगले 15-20 मिनट, आधे घंटे में उन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे, और आत्म मनन करना है कि मेरे कितने क्वेश्चंस सही हुए। इससे क्या होगा? टॉपिक के साथ साथ हमें ये भी पता चलेगा कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन से है। कंप्लीट ना? इस बात को ध्यान रखें। और टॉपिक कंप्लीट होते ही मैं आपको मेंस की दृष्टि से भी बिल्कुल एक्सप्लेन और कंटेंट के साथ बिल्कुल आपको लिखाऊंगा, और वहाँ पर पहला ही पॉइंट लिखाऊंगा कि राजपूताना के रियासत। अब मेंस के सवाल जो बाद में बताऊंगा, लिखो अभी। और जो रजिस्टर लिख रहे हो ना, अभी बोल रहा हूँ, इस रजिस्टर को संभाल कर रखना। पेपर तुम देख कर आओगे और मैं बोलूँगा कि पेज संख्या खोलो, ये वहाँ पर मैंने ये बोलकर लिखाया था। अभी एफएसओ का पेपर भी हुआ था। अगर आपका कोई मित्र हो, B7 ले लो, B5 ले लो, B4 ले लो, उनका रजिस्टर ले लेना। एक भी सवाल आपके कंटेंट से बाहर नहीं गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो क्वेश्चंस जो एग्जामों में पहली बार पूछे गए हैं,
मेरिट बेस्ड क्वेश्चंस, छोटे मोटे नहीं, मेरिट बेस्ड क्वेश्चंस। लिख लिया? लिखो, जल्दी से लिखो। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट ले। अब बताओ स्टूडेंट्स, इसी के अंदर यहां पर आगे नंबर 4th पॉइंट में ऐड करते जाओगे। बताओ सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, उसको सबसे लास्ट में ले लेंगे। अब यहां पर एक और संधि जो हुई पहली, जिसकी खूबी के साथ हुई थी, रक्षात्मक एवं आक्रामक। तो चौथे पॉइंट में लिखोगे रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि करने वाली, सहायक संधि सीधा लिख दो, किसने की थी? अलवर। राजा कौन थे? बख्तावर सिंह। कब की थी? संधि की तारीख 14 नवंबर 1803। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट लिखोगे सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक था। लिख लो जल्दी से। लिख लिया? ओके, ईश्वर लगा दो। वापस हेडिंग डालो, सहायक संधि करने वाली रियासतें। इसी के नीचे हेडिंग डालो, सहायक संधि करने वाली रियासतें। टोटल मैंने आपको अलवर बताई, भरतपुर बताई, जोधपुर बताई, जयपुर बताई और धौलपुर बताई। देख लीजिएगा जल्दी से, यही लगा दे, ये नहीं लगानी है, ये रहने दे, ये मत लगा। ओके, देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके सामने पड़ी है, अधीनस्थ बाद में लिखेंगे। सबसे पहले देखो कौन सी संधियां पड़ी है? सहायक संधि। भरतपुर ने सबसे पहले कब की थी? कौन थे राजा? उसके बाद किसने की? कब की थी? अब इसके साथ स्पेसिफिक पॉइंट पहले ही लिख लिया है। अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। जो 4-5 रियासतों ने जो संधियां की ना, उनके नाम और तारीख और राजा लिख दो, बस एक साथ लिख लो। बिल्कुल भरतपुर और इनको भी वापस लिख लो। बढ़िया एक टेबल बना लो, सहायक संधि करने वाली रियासतें।
आवाज नहीं रहे, मर जाओगे कमीनों, पहले दिन ही बातें कर रहे हो। मैंने इंट्रोडक्शन आपको और क्लास के रूल्स ज़्यादा इसलिए नहीं बताए क्योंकि तुम्हारी प्रशंसा पहले ही मेरे पास पहुंच चुकी है। मुझे कहा गया कि ये बैच इतना होनहार बैच है सर जी कि हर बच्चा पढ़ने वाला मिलेगा। साले कमीन कहीं के। लिख लिया सभी ने? सहायक संधि जल्दी से लिखो। यहां पर भरतपुर कितनी बार रिपीट हो रही है? तो सहायक संधि में पॉइंट लिखाने की जरूरत है या नहीं है? पता चल जाएगा ना कि भाई सर्वप्रथम उल्लंघन भी भरतपुर ने किया और इनके साथ भी संधियां कितनी बार हुई? 2 बार। चलिए अब सुनिएगा स्टूडेंट्स, वही संधियों का सिस्टम और सेकंड संधि जो आगे चलेगी वो होगी अधीनस्थ संधि। तो सुनो, अधीनस्थ संधि को भी तो पहले सहायक संधि के रूप में कुछ बेसिक पॉइंट लिखेंगे, फैक्ट ठीक नहीं है? तो बोर्ड पर देखो पहले अच्छे से और हेडिंग डालो, चलो साथ में लिखते रहो। कौन सी संधि? अधीनस्थ संधि। नंबर फर्स्ट पॉइंट, लागू किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। उद्देश्य रियासतों को EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में लाना। उसके बाद सीधा लिखोगे सहायक अधीनस्थ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ था स्टूडेंट। जैसे उधर लॉर्ड लेक था ना, वैसे ही इधर अधीनस्थ संधियां करने वाला राजपुताना की रियासतों के साथ वो था कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। इस बात को ध्यान रखोगे और इसके आगे कोष्टक में लिखोगे सहायता संधियों में जो की थी वो था कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे सर्वप्रथम अधीनस्थ संधि। अधीनस्थ संधि किसने की थी रे? करौली रियासत ने। राजा जो थे हरवक्स पाल और संधि की तारीख जो थी 9 नवंबर 1817। फिर वापस यहीं पर लिखोगे स्टूडेंट्स सबसे अंत में अधीनस्थ संधि
कौन सी रोही? सिरोही। चलो लिखो आप यहां से, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं। कौन सी थी? सिरोही। और सिरोही के जो राजा थे शिव सिंह, और शिव सिंह ने ये जो संधि की थी स्टूडेंट्स 11 सितंबर 1823 को की थी। लिखो जल्दी से। आपके बीच में आने का प्रस्ताव तो लगभग 2 महीने पहले पास हो चुका था, पर मुहूर्त अभी आया है। आपको पता हो तो कल भी शेड्यूल हुई थी, क्लास हुई थी ना, पर आदेश नहीं हुआ। क्या आज ग्रह सही नहीं है? हाँ, कल संडे था। संडे की क्या होती है? हाँ, तो इसलिए मंडे को क्लास लगाई। दौलत खान सर का हो गया, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, B2 बैच था प्री का। अभी भी बता रहा हूँ, आपके टोटली जो बैच चल रहे हैं, टोटली RS के 10 बैच तो चल ही रहा है इन प्रोग्रेस, और 3 बैच और हेड हो गए, 13 बैच हो जाएंगे। और 13 बैचों के अंदर जो मेरा सबसे फेवरेट बैच है RS के अंदर, जो कंप्लीट होकर जा भी चुका है, वो है B2। रीजन सुनना। B2 के स्टूडेंट्स, जब मैं क्लास में गया था स्टूडेंट्स, तो बच्चों की संख्या लगभग 250 प्लस थी 3 महीनों के दौरान। और बीच में क्या थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए, तो मेरी हिस्ट्री जो थी 70% कंप्लीट हुई, 30% बैच के एंडिंग में कंप्लीट हुई। और जब मेरी लास्ट क्लास थी उस बैच में, तो स्टूडेंट्स बच्चे थे मात्र 50 के आसपास। पिछले वाले जो बच्चे थे वो छोटी मोटी जॉब लेकर सेटल हो चुके थे और अपने लक्ष्य की तरफ अभी भी लगे हुए हैं। पिछले वाले सभी बच्चे। तो सोचो, और आप भी तय कर लो, और आप भी उसी पड़ाव पर हो। जाने वाली सरकार है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में अगले 7 महीनों के अंदर वैकेंसियाज आएगी। और बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप कोई भी छोटी मोटी पहले जॉब लेकर अपने को सेटल कर लेना। और साथ ही साथ में तुम्हारे सामने तो आपका जो मेन टारगेट RS का है, वो भी वैकेंसी सामने पड़ी है। फैक्ट नहीं है, जाती हुई सरकार है, अक्टूबर में एग्जाम हेल्ड करवाएगी, मीन्स करवाएगी, और दिसंबर और जनवरी के अंदर आपका मेंस भी राइट ऑफ करवा देगी। और समय ने अगर साथ दिया तो अगस्त में आप में से कुछ ज्वाइनिंग भी ले लेंगे। फैक्ट ठीक नहीं है? दिन रात एक कर दो स्टूडेंट्स, अब कुछ समय के लिए। रट्टा सिस्टम नहीं अपनाना है। जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस निकालो, और साथ में एक बुकलेट रखो कि प्री के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए, फाउंडेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए। खुद अपनी स्किल सुधारो। एक बार लिखोगे 10 पॉइंट में से 3 पॉइंट लिख पाओगे। वापस पढ़ो और अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करो, तब कहीं जाके तुम मेंस के और प्री के फाइटर बनोगे। इस बात को ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, पिछला वाला पढ़ेंगे हम कल। अब सुनो अच्छे से। आज जो हमने अधीनस्थ संधि यहाँ तक पढ़ा है,
स्टूडेंट्स हम यही चाहेंगे कि टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी साथ में हो जाए। तो कल आओगे तो ये दोनों संधियों को अच्छे से पढ़कर आओगे। आते ही मैं पहले आपको पूछूंगा। कंप्लीट ना? थैंक यू।